चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 10th का है, और देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस सी के रूप में हो बराबर 0, कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ a b बिलोंग्स टू r, मतलब a और b जो है यह एक रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान और b का मान 0 नहीं होना चाहिए और a जो है यह रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसके हल की बात कर ले तो इसके हलों की संख्या कितनी होती है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। देख लीजिए इसका हल क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इस सी को उधर ले जाएंगे तो ये ax प्लस by इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, और ये by इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, उधर गया था माइनस x, और ये y बराबर का हो जाएगा माइनस ax प्लस सी बटा b। यह इसका हल होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के। इस यहाँ पर हम x के मान बदलते जाएंगे और y के मान आता जाएगा। x के मान जो रखेंगे उसके अनुसार हमको y का मान आता जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। अब इस पर हम बात करते हैं दूसरा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें ले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो जब दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, और इसी को युगपत समीकरण भी कहा जाता है। देख लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे लेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये युगपत समीकरण या इसको हम लोग समीकरण युग्म भी कहते हैं। यानी दो रैखिक समीकरणों को जब एक साथ लिया जाता है तब इसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण के तौर पर पहला हम देखते हैं, a के जगह पर अगर हम 2 रखें, b के जगह पर 3 रखें और c के जगह पर अगर 4 ले, तो मेरा रैखिक समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, और इसमें जो इसका हल होगा y बराबर हो जाएगा -4 माइनस 2x बटा 3, यही होगा। इसमें x के मान हम जितना चेंज करते चले जाएंगे y का मान अलग अलग निकलता चला जाएगा। और यही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेना है तो a1 के जगह पर 2 रख दिए, b1 के जगह पर यहाँ 3 लिया गया और c1 के जगह पर 4 लिया गया। और एक दूसरा समीकरण लेते हैं, इसमें a2 के जगह पर 2 लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, जोड़ b1 के जगह पर अगर हम 7 ले, b2 के जगह पर अगर 7 ले तो ये हो जाएगा b2 के जगह पर 7 रख दिए तो 7y, और c2 की जगह पर 9 लिए तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। और ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड कहलाएगा। इस तरीके से ये हमको युगपत समीकरण या समीकरण युग्म प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हो क्या होता है। अब दो या दो से अधिक
दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब एक साथ लिया जाता है तो उसे हम लोग समीकरण निकाय कहते हैं। जैसे ये ले लिए, और एक यहाँ पर जो हम दो उदाहरण लिए हुए, एक उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये है, और तीसरा अगर समीकरण हम लोग ये ले लें तो इस तरीके से ये तीन समीकरण बना, इसी को हम लोग रैखिक समीकरण निकाय कहेंगे। ये दो समीकरण ये दोनों भी एक साथ लेंगे तब ये समीकरण निकाय है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब एक साथ लिया जाता है तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। अब इस बार चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका हल निकालते हैं तो कैसे आता है। इसको उदाहरण के तौर पर भी देख चुके हैं कि इसके अनंत हल होते हैं। अब ये जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो इसको हम उदाहरण के तौर देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर एक समीकरण लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी का एक रूप है। इसका उदाहरण के तौर पर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसमें देखते हैं x बराबर हम लेते हैं 2 और y बराबर लेते हैं 2, तो और इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। 9th क्लास से हम लोग जान चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। अगर x बराबर 2 इसमें रख दे और y बराबर भी 2 रख दे तो इस मान को संतुष्ट करेगा। अब इसका समीकरण ग्राफ किस होकर के जाएगा वो देख लीजिए। जब x का मान हम 0 रखते हैं तब y का मान हमको 3 आ जाएगा, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। और जब y के मान 0 रखते हैं तो x के मान हमको आ जाएगा 6, y के मान आ जाएगा 6, यहाँ पर ये 6 आएगा। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि इसका जो ग्राफ जाएगा इस ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये x बराबर 2 और y बराबर 2 भी इसका एक पॉइंट हो जाएगा जो संभवतः यहाँ से होकर के गुजरेगी P22 ले। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है, निकलता है कि 2 और 2 ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इस समीकरण पर एक बिंदु 2 और 2 है। यदि ax और by के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो इसका अर्थ होता है कि अल्फा एवं बीटा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जो पहला मान होता है वह x का वैल्यू कहलाता है और दूसरा जो ये होता है ये y का वैल्यू कहलाता है। ये दोनों को रखने पर कोई अगर बिंदु दिया हुआ है और इसको अगर हम लोग समीकरण में रखते हैं, उसको अगर संतुष्ट कर देता है तो उसका हल कहलाता है। इसका ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि अगर कोई दी हुई बिंदु है तो और ये दी हुई बिंदु p अल्फा बीटा अगर इसका शून्यक है, इसका अगर शून्यक है तो ये जो बिंदु है उसके आलेख पर रहेगा। ये इसका ज्यामितीय अर्थ कहता है। अब हम लोग चले जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है। और इसका हल कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो बिंदु है, दो वैल्यू है, मान है, ये इसका शून्य होगा यदि और केवल यदि ये अल्फा एवं बीटा क्रमशः x की जगह पर y की जगह पर रखने पर दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। अगर ये अल्फा और बीटा दोनों समीकरणों में क्रमशः x और y के मान x और y के जगह स्थान पर रखने पर अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता हो तो इसका हल नहीं होगा। ये x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, और एक समीकरण लेते हैं x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। तो इसका हल कितना कितना होना चाहिए वो देखते हैं। देख लीजिए, ये जो दो समीकरण हम लिए हैं उदाहरण के तौर पर, तो इसका जो हमको निकलेगा
इसका हल कैसे निकलता है तो बाद में बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट हम काल्पनिक लिए है, x बराबर 7 और y बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 7 और 0 इसमें एक दोनों समीकरणों में x की जगह पर 7 और y की जगह पर 0 रखने पर अगर इसको संतुष्ट करता है, मतलब ये जो LHS है ये RHS के बराबर आता है, तो यह इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा तब। अगर एक समीकरण को संतुष्ट किया और दूसरे को नहीं किया फिर भी हल नहीं होगा। इसलिए जो समीकरण x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0 के हल या शून्य हल जो है x बराबर 7 और y बराबर 0 तभी हो सकता है जब ये x के जगह पर दोनों समीकरणों में 7 और y के जगह पर 0 रखने पर इसको संतुष्ट करता हो। तो इस तरीके से इसका हम शून्य के बारे में जान गए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इसका ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है। तो ये ग्राफ है, इसमें मान लीजिए कि ये जो समीकरण ये जो आलेख गया है ये आलेख a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और दूसरा ये जो आलेख गया है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के है। तो और यदि इस जगह P बिंदु पर P बिंदु जहाँ पर x y है अगर इस दोनों को प्रतिच्छेद करें तो इसका ये अर्थ निकलता है कि ये जो समीकरण a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका हल कहलाएगा। जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका हल कहलाएगा। मान लीजिए कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जिसका ये जो निर्देशांक x और y है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x और y इन दो समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात p x y दोनों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण क्या है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दो समीकरण युग्म लिए हैं। और अब हम इसके हलों की संख्या, हलों की प्रकृति और इसके आलेख पर चर्चा करते हैं। क्या पहले हलों की प्रकृति, हलों की संख्या और आलेख के बारे में बातचीत करते हैं कि होता क्या है। तो देख लीजिए, यदि इसका कंडीशन ये आता है कि यदि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 तो हल जो होंगे अद्वितीय हल होंगे। हलों की प्रकृति क्या होगी, अद्वितीय होगी और हलों की संख्या एक और केवल एक होगी और इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पर हम क्या कहें कि हल जो होंगे हल अद्वितीय होंगे, हल अद्वितीय होंगे। हलों की प्रकृति अद्वितीय हो गई, हलों की संख्या क्या होगी तो एक और केवल एक और केवल एक हल होंगे। और ये ग्राफ जो होंगे या आलेख, आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए ग्राफ, ये अगर XY प्लेन है तो ये अगर a1x जोड़ b1y प्लस c1 बराबर 0 का अगर ये आलेख है और दूसरा अगर ऐसे प्रतिच्छेद करके चला जाए ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के, तो यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरीके से पहला कंडीशन हमने क्या देखा कि यदि a1 बटे a1x जोड़ b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 का जो मान है वह b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसके हल क्या होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। हलों की संख्या जो होगी एक होगी, हल अद्वितीय होंगे और इसके जो आलेख होंगे एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होंगे। हो गया।
देख लीजिए, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कैसे निकलता है। 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, 7x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसमें a1 किसको कहेंगे, b1 किसको कहेंगे और c1 किसको कहेंगे, एकदम इसको हमको क्या करना है, कन्फर्म करना है क्या होता है। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ये समीकरण निकालिए, युगपत समीकरण है। इसमें जो पहले का x का जो गुणक होगा, यानी x का जो गुणांक होगा, पहले के समीकरण के x के गुणांक को क्या कहेंगे, a1। तो यहाँ a1 बराबर हो गया 2। पहले समीकरण के y को गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, b1। तो b1 बराबर क्या हो गया, 5। और पहले समीकरण में जो अचर पद होगा उसको हम लोग कहेंगे c1। तो यहाँ c1 बराबर कितना हो गया, 9। अब समीकरण दूसरा में देखेंगे तो पहले समीकरण दूसरे समीकरण के x के जो गुणांक है उसको a2 कहेंगे और इसका मान 7 है। दूसरे समीकरण के y के गुणांक को हम लोग b2 कहेंगे और इसका मान 7 है। और दूसरे समीकरण के जो अचर पद है उसको c2 कहेंगे और इसका मान 12 है। देखिए, सीधी सी बात याद रखना है कि x के गुणांक को हमको a कहना है, x के गुणांक को क्या कहना है, a, और y के गुणांक को b कहना है और अचर पद को c कहना है। x के गुणांक a, y के गुणांक b और अचर पद c। अब उसमें लगा देना है कि a1 क्या हुआ था, पहले समीकरण के x के गुणांक को a1, पहले समीकरण के y के गुणांक को b1 और पहले समीकरण के अचर पद को हम लोग c1 कहें। ठीक उसी तरीके से लिख लेना है। अब देख लीजिए क्या है, देखिए a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 यहाँ कितना आ जाएगा, 2/7 और ये 1 हो जाता है। और ये b1 बटे b2 कितना आएगा, तो b1 है जो 5 है और ये कितना है, 7 है। देख लीजिए, दोनों जो है 1 और इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। तो 1 एवं 2 से यहाँ 2/7 है और ये 5/7 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। कि दिए गए समीकरण के हलों की प्रकृति ज्ञात करें तो क्या होंगे, यह हल अद्वितीय होंगे। हलों की संख्या क्या होगी, एक और केवल एक होगी और आलेख क्या होगा, एक दूसरा छेद करेंगे। सेकंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों क्या हो गया, हमेशा बराबर आया। तो ऐसे में हलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, अविरोधी, है ना। और अविरोधी हल होंगे, हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की जो संख्या होगी अनंत होगी, अनंत। और इसका जो आलेख होगा, आलेख जो हो जाएगा संपाती हो जाएंगे। संपाती का अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर जाए। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो ऐसी परिस्थिति में आलेख जो होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं। मान लीजिए ये जो आलेख गया हुआ है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 का है, तो दूसरा भी आलेख किसी के ऊपर से होता हुआ जाएगा और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसी परिस्थिति में हलों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। इसका उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, यदि x प्लस y प्लस 7 बराबर 0 दे दे और ये 5x प्लस 5y प्लस 35 बराबर 0 कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 चेक करते हैं। देख लीजिए, यहाँ a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, चूंकि यहाँ a1 की जगह पर क्या है, 1 है और a2 की जगह पर 5 है। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी नहीं है, कुछ 1 है और यहाँ भी 5 है, तो इसको 2 लिख दिए। और आप देखिए c1 बटा c2 चेक करते हैं तो कितना है, 7/35, कट करके कितना आ जाएगा, 1/5, इसको 3 लिख दिए। 1, 2 एवं 3 से, ये तीनों से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये आया क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो गई कि इसके हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएंगे और
आलेख जो होंगे संपाती होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा। तीसरा कंडीशन में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 आ जाए, नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो हलों की संख्या होगी शून्य होगी। हलों की संख्या क्या होगी? हलों की संख्या शून्य, यानी कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और इसको हम लोग विरोधी हल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी हल, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका जो आलेख जो होगा, आलेख की प्रकृति कैसी होगी? तो आलेख समांतर होंगे, समांतर होंगे, यानी कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जैसे इसका आलेख को अगर ग्राफ पे देखें तो इस तरीके से जाता हुआ प्रतीत हो जाएगा, यानी इस तरीके का इसका ग्राफ। ये A1x जोड़ B1y प्लस C1 और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये इस तरीके से जाएगा इसका आलेख। तो किसी भी चतुर्थांश में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी होकर के जाए तो क्या होगा? इस आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशन हो गए। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें तो देख लीजिए एक उदाहरण। 7x प्लस 9y प्लस 12 और ये हो जाता है 14x प्लस 18y माइनस 9 बराबर 0 है। इसमें देख लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ देखिए A1/A2 क्या हो जाएगा? 7/14 बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या? B1/B2 बराबर, देखिए B1 कितना है? 9/18। इसको जो चेक करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कैंसिल करने के बाद। और ये C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 12/-9। इसको करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। इन दोनों से हम लोग क्या देखते हैं? तीनों से कि ये और ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये हमारा आ रहा है। यही कंडीशन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होंगे कि हलों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, अर्थात दिए गए समीकरण, युगपत समीकरण का या समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और आलेख एक दूसरे को क्या होंगे? समांतर होंगे। हो गया।